यानी कि महाराष्ट्र के तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। मिस्टर फडणवीस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद। और आपकी परमिशन से अब मैं शुरू करूं। पहला सवाल थोड़ा हट के, पॉलिटिकल नहीं, आपके लिए नया होगा क्योंकि मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल ही बातें करती हूं आपसे, लेकिन ये सवाल विल बी अ लिटिल नॉन पॉलिटिकल। मिस्टर फडणवीस, सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस द मैन, उसके व्यक्तित्व को कैसे समझा जाए? मैं ऐसा कहूँगा कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का इंसान हूँ, जिसको जो सामान्य लोगों को चीज़ें पसंद है वही चीज़ें मुझे भी पसंद है। हाँ, थोड़ा मेरा जीवन अनुशासित है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुशासित भी नहीं है। और अगर आप एक व्यक्तित्व के रूप में मुझे देखेंगे तो मैं इमोशनल आदमी हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस आपको कभी दिखेंगे नहीं। मैं कभी दिखने क्या देता मतलब नहीं। होता है इमोशनल हूँ जी, लेकिन बिल्कुल। इमोशनल दिखाते नहीं हाँ, इमोशंस? मेरे इमोशंस कभी आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर अगर मेरा व्यक्तित्व आप देखें तो कोई भी एक्सट्रीमिज्म मेरे व्यक्तित्व में आपको नजर नहीं आएगा। देयर इज नो एक्सट्रीमिज्म। मेरे व्यक्तित्व में आपको हमेशा एक बैलेंस नजर आएगा। हर चीज का एक बैलेंस मेरे व्यक्तित्व में होता है। मैं कोई भी चीज बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर जो एक जीवन का अनुभव है, उस अनुभव ने मेरे व्यक्तित्व को तैयार किया है। तो शायद मैं अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा कहूँ, इससे अच्छा आप अलग अलग लोगों को पूछिए तो मेरे व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू बता पाएंगे। नहीं, अलग अलग लोग से तो बातचीत करते ही। आपने शुरुआत करी है कहे कि मैं नॉर्मल टाइप का आदमी हूँ। बिल्कुल। नॉर्मल टाइप के आदमी का डेफिनेशन क्या होता है मिस्टर फडणवीस? जो नॉर्मल लोगों को पसंद है वही मुझे पसंद है। मुझे समझ लीजिए, मुझे गाने पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे दोस्त पसंद है, दोस्तों के साथ बैठना पसंद है। ये जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जिसमें से आदमी को आनंद मिलता है, ऐसी सारी चीज़ें मुझे पसंद है। फडणवीस जी, ऐसा है कि आपके जितने राइवल पार्टी महाराष्ट्र में हैं, किसी को आपने सही सलामत नहीं छोड़ा। हर राइवल पार्टी को फडणवीस जी ने तोड़ा है, ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद आप शरद पवार से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक अगर देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ पूछो तो पहला रिएक्शन उनकी तरफ से आपके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे नहीं आता है, इस बात पे आता है कि देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। इतनी सराहना करते हैं ये सारे लोग जो सच में जिनका बैंड बजा रखा है आपने पॉलिटिकली। ये कैसे होता है फडणवीस जी? पहली बात तो यह है कि मैंने कोई पार्टी नहीं तोड़ी। जो पार्टियां टूटी है वो परिस्थितियों ने तोड़ी है। उनके आपसी संबंधों के कारण वो पार्टियां टूटी है। जिस प्रकार से वहाँ पर महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के सामने क्लैश हुई, उसके कारण वो पार्टियां टूटी है। तो इन पार्टियों को तोड़ने का श्रेय मुझे देना ये गलत है। ये उन्हीं पार्टियों को दिया जाना चाहिए, उनके नेताओं को दिया जाना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि है नहीं आपके नहीं, नहीं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में हम तो भजन करने के लिए नहीं आए। तो मौका मिला, पार्टियां टूटी, तो टूटने के बाद उसका जो पॉलिटिकल एक प्रकार से एडवांटेज लेना चाहिए या पॉलिटिक्स में उसके ऊपर जो एक्शन करनी चाहिए वो एक्शन हमने की। और जहां तक हमारे जो विरोधी नेताओं का सवाल है, तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन नहीं है। तो इसलिए कई बार मैं भी हमारे जो विरोधी लोग हैं उनके कुछ गुणों की प्रशंसा कर सकता हूं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूं आपको, आजकल क्या चल रहा है आपके राज्य में? कुछ समय पहले पोस्टर्स लगने शुरू हुए, ऐसे लगे जैसे वो मशरूम उगते हैं ना, दैट साइड टाइप्स इस हर जगह लगे हुए थे, ऑल अक्रॉस बॉम्बे, ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र। और पोस्टर में वैसे था कुछ खास नहीं, वो होर्डिंग्स जो लगे थे उसमें आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पांव छू रहे हैं, ठीक है। इतना बवाल हुआ उस पोस्टर के ऊपर, आपके जो सहयोगी हैं वो सारे बड़े नाराज हो गए। बात क्या है, मामला क्या है? क्या फडणवीस जी जो रिजर्वेशन मराठाओं को मिल रहा है, दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिया है और आगे शायद देने की और कोशिश करेंगे, उसकी क्रेडिट अकेले लेना चाहते हैं? क्या ये बात हो गई? व्हाट्स द मैटर? देखिए, पहली बात तो ये है कि
हमारे सहयोगियों को उससे कोई तकलीफ हुई, हाँ कहना हाँ हुई गलत है, आप माने ना माने, उनको बड़ी नहीं, तकलीफ हुई है। नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई और ये कहना भी गलत है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अ, ये देखिए कितना पावरफुल मीडियम है हाँ कि पोस्टर क्या लगा है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पाँव पर पंखुड़ियाँ डाल रहा हूँ, जी। फूल अर्पण कर रहा हूँ, हम्म उसमें देवा भव लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखा, भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा, उसमें किसी काम का श्रेय मैंने नहीं लिया, उसमें मैंने कोई बात नहीं कही, एक बिना सिंपल कहे हुए आपने सिंपल सब कह हाँ, दिया तो उस सुन लीजिए पोस्टर में। कितना सिंपल पोस्टर है। हाँ लेकिन इस सिंपल पोस्टर से हमारे विरोधियों को इतनी मिर्ची लगी। तो मैं अभी बताना चाहता हूं कि एक तो ये पोस्टर मेरी पार्टी ने लगाया, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल मराठाओं के नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं के साथ साथ उस समय जिसको 18 पगड़ जातियां कहते थे, यानी ओबीसी आज के, माइक्रो ओबीसी, जो घुमंतू, ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करके अपना सैन्य बनाया था। हमने जो निर्णय किया आरक्षण के संदर्भ में, उस निर्णय के कारण जहां मराठा समाज को फायदा हुआ, वही हमारे ओबीसी समाज में जो एक डर था कि ओबीसी का आरक्षण तो कम नहीं होगा, उसका आरक्षण तो किसी को नहीं दिया जाएगा, तो वो हमने नहीं दिया। और इसीलिए उसका अर्थ यह है कि महाराज आपके विचारों पर हम चले, जितने आपके मावड़े हैं, आपके जितने सैनिक हैं, चाहे वो मराठा हो, ओबीसी हो या घुमंतू हो, ये सबको हमने साथ में रखा, हमने इनको विभाजित नहीं होने दिया, हमने किसी भी एक के लिए निर्णय नहीं किया, हमने सबके लिए निर्णय किया। ऐसे वो पुष्प हम डाल रहे हैं। लेकिन लेकिन हाँ। लेकिन जिनके मन में जातिवाद है उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ी मिर्ची लगी। अब उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? भाई साहब, मिर्ची तो आपके सहयोगियों को ज्यादा लगी, विरोधियों को कम लगी। फडणवीस जी, मान लीजिए इस बात को, व्हाट वर यू ट्राइंग टू शो दैट यू आर द बॉस? वो क्या मतलब क्या है उस पोस्टर का, दैट आई एम द वन एंड ओनली बॉस हियर? ऐसा है, अगर मेरी पार्टी ने ऐसा कोई पोस्टर लगाया तो मेरे सहयोगियों को उससे क्या तकलीफ होने वाली है? आप मेरे सहयोगियों का एक स्टेटमेंट दिखा दे, एक स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट कि जिसके ऊपर उन्होंने बोलेंगे क्या आपके अगेंस्ट? अब तो आपके पास थोड़ी आकर बोलने वाले हैं। मेरे सहयोगी को मैं अच्छे से जानता हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि न उसमें मैंने कोई क्रेडिट लिया है, न मैंने उसमें कोई प्रचार किया है, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर पुष्प अर्पण किए हैं। अब इससे कोई बवाल मचता है तो मचे। फडणवीस जी, एक बात बताइए, इतना मराठा रिजर्वेशन को लेकर और मराठा के इश्यूज को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी कितनी समय से चलती आ रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि टू बी अ ब्राह्मण इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, मिस्टर फडणवीस, और वो भी एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण, क्या ये आपके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज बना है? मैंने हमेशा इस बात का जवाब दिया है कि कास्ट, जाति नेताओं के मन में है, जनता के मन में नहीं है। ये जो सारी जाति के ऊपर राजनीति ये नेता करते हैं। तो आप देखिए कि जनता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारे मन में जाति नहीं है, नेताओं के मन में जाति है। अगर जनता के मन में इस प्रकार का दूजा भाव होता, या अगर जनता को केवल ब्राह्मण है इसलिए ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इस प्रकार की भावना होती, तो पैन स्टेट लगातार हम कैसे जीतते। और सबसे महत्व की बात यह है कि लगातार 3 बार 100 से ज्यादा सीटें पाने वाली बीजेपी ये एकमेव पार्टी है। आप देखिए महाराष्ट्र का इतिहास आप 80 के बाद देख लीजिए। पर इस पे राजनीति खत्म नहीं होती है, और मराठाओं को लेकर राजनीति बिल्कुल खत्म नहीं होती है स्टेट में। मैं जानना चाहती हूं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है फडणवीस जी, जरा आप बताएं, मुख्यमंत्री आप हैं, जरांगे पाटिल को फंड कौन करता है?
आई वांट टू नो, इतने आराम से इतनी ऐसी ऐसी रैलियां करना, इतनी कार लेकर मुंबई पहुंच जाना, लोगों को इकट्ठा करना मुफ्त में नहीं होता है। फडणवीस जी, आप अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं, मुझे बताइए कि यहाँ की पुलिस ने आप लोगों को एक सूची सबमिट करी थी जिसमें उन लोगों का नाम था जो जरांगे पाटिल को फंड करते हैं। उस सूची में ऐसे लोग भी हैं जो शिंदे जी के पार्टी के मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, शायद कोई मिनिस्टर्स हैं। क्या आप ये कंफर्म करेंगे ये सूची उनको भी दी गई है और आपको भी दी गई है? ऐसी कोई सूची मेरे पास आई नहीं है, मैंने ऐसी कोई सूची देखी नहीं है। हाँ, कौन फंड करता है इसकी जानकारी है आपके पास? हमारे पास आते रहती है। और देखिए, अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है तो कई लोग उसमें जुड़ते हैं, कई लोग पैसा देते हैं, तो मैं कोई उसके ऊपर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस पूरे आंदोलन के सारे जो वाकयात यहाँ पर हुए, इसमें चाहे वो शिंदे जी हो, चाहे अजित पवार जी हो, ये मेरे साथ में रहे हैं और जो फैसले हुए हम तीनों ने बैठकर एक साथ मिलकर ही लिए होंगे, लेकिन शिंदे जी की पार्टी के लोग जरांगे पाटिल को पैसा देकर उसकी मदद कर रहे हैं। इस बात को आप सही बताएंगे या गलत ठहराएंगे? आप मुझे बताइए, मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है फडणवीस जी, आप मुझे इस तरीके से। मेरे पास तो अभी तक ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हाँ, तो फिर आप नहीं बोलना चाहते, यू से दैट, से कि मैं नहीं बोलना चाहता हूं इसके बारे में, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग अबाउट दैट। आप जो बोलना चाहते हैं या आप जो बुलवाना चाहते हैं वही पे बोलूं तो सही है, ऐसा कहना तो गलत होगा ना। शिंदे जी के साथ आजकल रिश्ते कैसे चल रहे हैं आपके? हमेशा ही अच्छे रहे और आगे भी अच्छे रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मेरे रिश्ते उनसे अच्छे रहने वाले। तो चिंता हम लोग नहीं करते, चिंता तो वो दिखाते रहते हैं अपने लोगों को बार बार। क्यों इतनी तल्खी की खबरें बाहर आती रहती हैं? क्या नाराजगी है? कभी कैबिनेट में नहीं आते हैं, दिल्ली में बार बार जाते हैं आपकी शिकायत करने के लिए, सब जानते हैं इस बातों को। पहली बात तो यह है कि हमारी इतनी कैबिनेट हुई, हर मंगलवार को हमारी कैबिनेट की बैठक होती है और इतनी सारी बैठकों में केवल एक बैठक में शिंदे जी नहीं आए, केवल एक। 2 बैठक में? एक चलिए, एक बैठक में नहीं आए, और वो भी उस दिन बहुत बारिश गिरी और उन्होंने वहां से फोन किया कि मैं थाना में हूं और यहां बहुत बारिश हुई है, तो मैं यहां पर जो व्यवस्था उस व्यवस्था को देखना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। और उस दिन वो नहीं आया। आप क्या जस्टिफाई करें? सब ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम अच्छा है। मिस्टर फडणवीस, ऐसा है कि आप उनके अंडर डेप्यूटी सीएम थे, ठीक है, अब वो आपके अंडर डेप्यूटी सीएम है जी। सहज तो नहीं होता है रिश्ता, है ना? और सीएम से डेप्यूटी सीएम बनने का दर्द आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। वो उस दर्द में चल रहे हैं आजकल, सबको पता है, सबसे कहते हैं वो। देखिए, आप इसको आधा कह रहे हैं। मैं पहले मुख्यमंत्री था जी, और मेरे मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे जी, एक्चुअली आई मिस दैट। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने जी, उनके मंत्रिमंडल में मैं उप मुख्यमंत्री बना जी, वापिस मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने मेरे अंडर काम नहीं किया, उन्होंने मेरे अंडर काम किया है, मैंने भी उनके अंडर काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बिग डील है या कोई बहुत बड़ी बात है। फडणवीस जी, लाड़की बहन योजना आप लोगों ने प्रॉमिस कर दी, डिलीवर करना पड़ रहा है क्या? बैक एंड फोर्थ आप लोग काफी कुछ करते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से 44,000 करोड़ आप लोग को सालाना उसकी जरूरत पड़ेगी। आपने शराब के दाम बढ़ा दिए, देश में सबसे ज्यादा महंगी शराब अब यहां मिल रही है, लेकिन जीएसटी की कटौती के बाद अकेले महाराष्ट्र, एंड दिस इज एन एस्टिमेट दैट वी हैव, 7,000 करोड़ का आपको घाटा होने वाला है। ओके, अब आप जरा बताएं, हाउ आर यू प्लानिंग टू डील विद दिस? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने कोई बैक एंड फोर्थ नहीं किया। बैक एंड फोर्थ तो आपने किया? बिल्कुल नहीं किया। हम लोगों ने लाडली बहन की योजना वैसे के वैसी शुरू रखी है और आज भी आपने लिस्ट ही सैनिटाइज कर दी, किसको मिलेगी, एक घर में कितने लोगों को मिलेगी। ये बात पहले नहीं कहते थे, जब प्रचार करते थे ना फडणवीस जी, तो जोर जोर से कहते थे सबको मिलेगी, सारी बहनों को मिलेगी। फिर बहनों में कटौती कर दिया आपने। हो गया? हाँ, ठीक। और कुछ बोलना बोल दीजिए। नहीं बोलिए ना। क्यों आप गलत कह रही हूं क्या मैं? ऐसा है, आप लोग बिना पढ़े बोल रहे हैं। बिना पढ़े नहीं बोल रही हूं मैं, बिना पढ़े बोल रहे हैं। पहले दिन से कुछ नियम हमने बनाए थे। हाँ। उन नियमों के आधार पर हमने लोगों से अर्जियां मंगाई थी। उन अर्जियों को हमने मंजूर किया। कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? देखिए, हम लोग
2,80,00,000 बहनों को देते थे। उसमें से केवल 20 लाख बहनों को हम नहीं दे रहे आज भी। 2,80,00,000 को दे रहे थे। हाँ। उसमें से 20 लाख आपने हटाई है। अभी हम लोगों ने हटाई नहीं, उसको रोका है। हाँ। क्योंकि इनकम टैक्स पेई, इस प्रकार की महिलाएं, या ऐसे भी ध्यान में आया कि जिनके घर के लोग ये सरकारी नौकरी में है लेकिन उन्होंने भर दिया, ऐसे लोग। लेकिन आज भी 2,60,00,000 बहनों को हम लोग दे रहे हैं। तो देश में इतना बड़ा 2,60,00,000 बहनों को या किसी एक घटक को देने वाला ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। देश में कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। फडणवीस जी, जल्दी से बताइए कि बीएमसी चुनाव कब करवाने वाले हैं आप लोग? ये तो आप इलेक्शन कमीशन को वो इलेक्शन कमीशन को पूछ लेंगे। यहां से जब तक इंडिकेशन होगी नहीं, वो चुनाव होगा नहीं। क्या प्लानिंग क्या है, कब तक होगी, कब से रोक रखा है आप लोगों ने? देखिए, वापस मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग, हमने नहीं रोका। चलिए देखिए, नहीं, ऐसा है कि हम लोग सच्चाई वाली बात पूछते हैं ना, आप लोग को लग जाती है। अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दीजिए, फिर कोर्ट के ऊपर डाल दीजिए। पॉइंट ये है कि जब तक बीजेपी तैयार नहीं होगी शायद ये चुनाव होगा ही नहीं। अब सच सच बताइए, कब होगा चुनाव, कब होंगे आप तैयार? हो गया? हाँ, हो गया। और पूछना पूछ लीजिए। नहीं, जवाब पूछ लिया मैंने, दीजिए। हाँ, चाहिए आपको जवाब? जवाब देता हूं। समझ लीजिए बात को। आप लोग बिना समझे बात करते हैं। चुनाव क्यों रुका था? सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, हमने नहीं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर रखा था ओबीसी के आरक्षण पर। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया, मेरी सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ओबीसी आरक्षण बहाल करके चुनाव करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 30 जनवरी से पहले सारे चुनाव होने चाहिए। उस दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी भी शुरू की पिछले 2 महीने से, क्योंकि इस चुनाव का 120 दिन का एक कैलेंडर होता है। वार्ड फॉर्मेशन होता है, जिला पंचायत के गट फॉर्मेशन होता है, नगर पालिका के वार्ड फॉर्मेशन होते हैं। वो सारी प्रोसेस कंप्लीट की उन्होंने। उसके बाद उसके ऊपर हियरिंग करनी पड़ती है, उस हियरिंग को उन्होंने कंप्लीट किया। अभी उसका अंतिम नोटिफिकेशन वो निकाल रहे हैं, साथ में फिर मतदाता सूची वो घोषित कर रहे हैं। और उसके बाद अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने यह स्पष्ट किया है कि हम 3 फेज में इस चुनाव को करेंगे, नगर पालिका, जिला पंचायत और महानगर पालिका। तो कुल मिलाकर ये तीनों फेजेस जो है वो 31 जनवरी से पहले उनको कंप्लीट करने हैं। इसमें बीजेपी का कोई सवाल नहीं है, रूलिंग पार्टी का कोई सवाल नहीं है। इट इज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमीशन। बेवजह आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, इस आरोप में कोई अर्थ नहीं है। हम तो चाहते कल चुनाव हो, कल, टुमारो, कल ले ले कोई चुनाव। हम तो तैयारी में बैठे हैं। गठबंधन के साथ में लड़ेंगे ये चुनाव? बीएमसी आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं? हम मुंबई तो 100% गठबंधन में लड़ रहे हैं, और बाकी जगह भी हमारा प्रयास होगा कि सब जगह हम गठबंधन करें। लेकिन कुछ जगह पर नहीं भी कर पाएंगे, कुछ जगह हमारी भी पॉलिटिकल मजबूरियां है कि नहीं कर पाएंगे, पर ओवरऑल हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे। जब से आप सीएम बने आपने इतना कुछ बदल दिया महाराष्ट्र की राजनीति में। पहली बार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इतने साल के बाद एक मंच पे आ गए। राज ठाकरे मातोश्री चले गए, पता नहीं कितने सालों के बाद यह हुआ होगा, और कारण उसके देवेंद्र फडणवीस जी हैं। क्रेडिट क्यों नहीं लेते दोनों भाइयों को साथ में लाने का? और पता नहीं आपको क्या असर होने वाला है इसका बाद में, लेकिन अभी तो क्रेडिट ले ही लीजिए आप कि आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल, मैंने तो पहले क्रेडिट ले लिया, उन्होंने भी मुझे क्रेडिट दे दिया। मेरी हैप्पी। देखिए, लोग कहते आपने पार्टियां तोड़ दी, हमने तो तोड़ी नहीं। लोग कहते आपने परिवार तोड़ दिया, हमने तो तोड़े नहीं। अब कम से कम लोग अगर ये कोई कहता है कि आपने परिवार जोड़ा, तो उसका तो क्रेडिट मैं लूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई कहेगा कि मेरे कारण दोनों भाई साथ में आए हैं, तो जरूर वह साथ में रहे, साथ में लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राज और उद्धव एक साथ आ गए हैं, अब आपके शिंदे जी भी उद्धव जी के साथ चले जाएं और आपके अजीत पवार शरद पवार के साथ चले जाएं, तो क्या होगा देवेंद्र फडणवीस जी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आप राजनीति की वास्तविकता को समझ लीजिए। शिंदे जी और अजीत पवार जी ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे, इस सरकार का और केंद्र सरकार का हिस्सा बनकर रहेंगे।